आदरणीय डॉक्टर साहब और आप सब जो पतंजलि संस्थान में आयुर्वेद की सेवा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, हमारी बहुत ऊर्जावान बहन जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें बहुत ऊर्जा के साथ, कई बार पतंजलि के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अंतिम मोमेंट पर भी कोई परिवर्तन होता है तो उसको भी बहुत जिम्मेदारी के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम करती हैं। हमारी बहन को बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, मुझे 1 महीने पहले आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि एक विषय आपको लेना है। हमारे जो पीजी के नए विद्यार्थी आए हैं उनके लिए हमने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा है, उसमें एक विषय आपको तय करना है। फिर भी मेरा मन ये हुआ कि यदि आयुर्वेद के वैद्य गणों से यदि बात करने का मौका मिलता है तो मैं जरूर करूं। मैं यदि अपनी बात करूं तो मेरा आयुर्वेद से कोई सीधा संबंध नहीं है। पूज्य स्वामी जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं आयुर्वेद को जानता भी नहीं था, समझता भी नहीं था। और आयुर्वेद के बारे में जैसी कि एक आम धारणा होती है कि ठीक है, घर में कुछ घरेलू नुस्खों का प्रयोग कर लिया, उसी का नाम आयुर्वेद है। आयुर्वेद के नाम से हमने जो चिकित्सक भी देखे वो चिकित्सक वही देखे कि अपने आसपास कोई BAMS का चिकित्सक है तो वो आयुर्वेद के नाम पर एलोपैथी की दवाएं कुछ लिख लेता है, उसके नाम से प्रैक्टिस चलाता है। इतनी आयुर्वेद की हमारी समझ थी। पूज्य स्वामी जी महाराज के पास आए तो महर्षि चरक सुश्रुत वाग्भट जी का नाम सुना, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई, प्रारंभिक जानकारी हुई। उसके बाद पतंजलि के माध्यम से जो सेवाएं हो रही हैं उन सेवाओं को देखा, उनको जाना, उनको महसूस किया। और उसके बाद जब आप देखते होंगे कि इस कोरोना के काल में जब पतंजलि ने कोरोनिल लॉन्च की तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मैं उसको इडियट मेडिकल एसोसिएशन कहता हूं, और उससे भी आगे जाके मैं ये कहता हूं कि इडियट मेंटल एसोसिएशन है। मेरी बात से हो सकता है किसी को आपत्ति हो, लेकिन मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कहता हूं। ट्विटर के ऊपर या मीडिया में जब IMA ने आयुर्वेद के ऊपर अटैक किया तो उसका उत्तर देने का काम भी हमारे संगठन ने और देश के जो सेलिब्रिटीज हैं उनको साथ लेके उसका उत्तर देने का काम भी किया, क्योंकि ये संघर्ष कोई व्यक्तिगत नहीं था, ये संघर्ष है वैज्ञानिक सोच का अवैज्ञानिक सोच के साथ। ये जो संघर्ष था ये सेवा का संघर्ष मुनाफे के साथ था, बाजार के साथ था। तो ये हमने कार्यक्रम किया और इस कोरोना काल में मैंने कोशिश की कि आयुर्वेद के बारे में और थोड़ी सी जानकारी लें और थोड़ा सा पढ़ने की, जानने की कोशिश करें। तो महर्षि चरक की चरक संहिता के पन्ने मैंने पलटने की कोशिश की। आयुर्वेद के ऊपर जो पूज्य स्वामी जी महाराज ने, पूज्य आचार्य जी ने जो पुस्तकें प्रकाशित की हैं, हर मेखला, सिद्धसार संहिता, योग शतकम, ये सारी पुस्तकों के ऊपर वैदिक चैनल पर मेरा एक कार्यक्रम आता है। तो मैंने उन पुस्तकों के बारे में जिन्होंने उसका शोधन किया उनके साथ बैठकर जानकारी करने की कोशिश की कि इन पुस्तकों में हमने क्या लिया है। और जब ये जानकारी मैंने की कि ये पुस्तक की पांडुलिपि 1400 साल पुरानी है और 1400 साल पुरानी जिस वैद्य ने इस पांडुलिपि को लिखा है ये कहीं किसी अभिलेखागार में थी और वहां से पतंजलि के पूज्य आचार्य जी के निर्देशन में हमारे वैद्यों ने उसको निकाला, उसके ऊपर संस्कृत के विद्वान लगे, उसके ऊपर डॉक्टर्स लगे और उन्होंने उसका शोधन करके उस पुस्तक को नए रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और जब मैंने उसकी भूमिका पढ़ी, उस वैद्य के बारे में जानकारी लगी, तो फिर ये हमारे सामने आता है कि ये जो 1400 साल पुरानी, 1100 साल पुरानी पुस्तकें हैं जिनकी पांडुलिपियां हमारे संस्थान ने प्रकाशित की हैं, उसमें जिस वैद्य ने ये लिखी उसको पदार्थ विज्ञान का, उसको चिकित्सा विज्ञान का, उसको रोगों का बहुत गहरा विज्ञान रहा होगा। उसको जब पन्ने पलटते गए तो मुझे ये महसूस हुआ, गाय के दूध के क्या गुण हैं, बकरी के दूध के क्या गुण हैं, भैंस के दूध के क्या गुण हैं, क्या बिना किसी पदार्थ विज्ञान के कोई व्यक्ति बता सकता है कि इस रोग में आप ये सेवन करेंगे तो इससे ये लाभ हो जाएगा? कितना बड़ा विज्ञान है, आप सोच के देखिए। और ये विज्ञान वो विज्ञान नहीं है कि किसी आदिवासी कबीलों का विज्ञान हो कि किसी जड़ की, पेड़ की छाल को आपने लगा लिया तो घाव जल्दी भर गया। जब योग शतकम के हम अलग अलग नुस्खों को, अलग अलग योगों को जब पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उसमें मात्रा निर्धारित की है कि आपको इस औषधि की इतनी मात्रा ली है। बिना नाप तोल की पद्धति के मात्रा कैसे निर्धारित हो सकती है? बिना कोई पदार्थ किस मात्रा के ऊपर टॉक्सिक होगा इसकी जानकारी के बिना हम मात्रा कैसे तय कर सकते हैं? और जब ये जानकारी लगी कि उस समय के जो वैद्य थे वो केवल
कुछ नुक्सों वाले वैद्य नहीं थे, उनको संपूर्ण ज्ञान था। और ज्ञान होने के साथ साथ वो जो वैद्य थे, उनके पिताजी भी वैद्य थे, उनके दादाजी भी वैद्य थे, और उन्होंने कुछ लिखा तो वो केवल अपने अनुभव से, कल्पना से, किसी नोवेल की स्टोरी की तरह कुछ नहीं लिखा। उन्होंने उनसे पहले जितने हमारे ऋषि रहे उन सबके निचोड़ के बारे में, उन सबके ज्ञान विज्ञान के बारे में उन्होंने लिखा है। तो उस समय मेरी दृष्टि खुलती है कि ये जो हमारा भारत, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि भारत में कभी कोई ज्ञान विज्ञान नहीं था, भारत अनपढ़ों का देश था, भारत गंवारों का देश था, भारत जाहिलों का देश था, भारत सपेरों का देश था, भारत गडरियों का देश था। अब ये बात भी कह दें तो इसके ऊपर झगड़ा हो जाता है। एक बार ऐसे ही मैंने पतंजलि के ट्विटर हैंडल पर यही बात लिख दी कि भारत का अनपढ़ों का, सपेरों का, गडरियों का देश नहीं था, भारत ज्ञान विज्ञान का देश रहा है। तो इसके ऊपर सपेरों और गडरियों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, फिर लिखित में माफी मांगनी पड़ी। अब वो इसको भी गौरव की बात मानते हैं कि हम तो गडरिये थे तो ये देश हमारा था। तो इस भारत के बारे में जब हम देखते हैं कि उस समय जो हमारा ज्ञान विज्ञान है और उस समय के बारे में जो हमारे मन में बैठाया जाता है कि भारत में कभी कोई सड़क नहीं रही थी, भारत में कभी कोई देश नाम की कोई भूमि नहीं थी, भारत में कभी कोई शिक्षा का व्यवस्थित कोई तंत्र नहीं था, भारत में कोई ज्ञान विज्ञान नहीं था, भारत में कोई पदार्थ विज्ञान, कोई केमिस्ट्री नहीं थी, भारत में कोई इंजीनियरिंग नहीं थी। हम जब आधुनिक शिक्षा पद्धति से पढ़कर निकलते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाता है कि जो कुछ अच्छा है, जो कुछ नया है, वो सब यूरोप का दिया हुआ है, वो सब बाहर से आया है। मैंने जब जानने की कोशिश की तो ये पता लगा कि यूरोप में 15वीं शताब्दी तक जब लोग जंगलों में रहते थे, जब लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, उस समय कपड़े एक्सपोर्ट करने का काम अपना भारत करता था। अभी भी मैं जब असम में जाता हूं या कलकत्ता में जाता हूं, मुर्शिदाबाद में जाता हूं या बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाते हैं, तो अभी भी एक एक घर में, मणिपुर में जाते हैं या अरुणाचल प्रदेश के, अभी अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत पिछड़ा हुआ जिला है जिसमें बांस के मकानों में लोग रहते हैं, पक्का मकान भी नहीं है। वहां पर भी हम देखते हैं तो दिन में जब खाली समय होता है तो वहां की माँ, बहन, बेटी घर में बुनाई करती है। घर में वो लकड़ी से अपने संसाधनों से कैसे हम हैंडलूम बना सके, ये टेक्नोलॉजी आज भी वहां पर जीवित है। और ये जो कपड़ा बनाना अगर 1000 साल पहले, 2000 साल पहले हमें आता था तो ये बहुत बड़ा विज्ञान था, ये छोटा विज्ञान नहीं था। तो आयुर्वेद की मैं बात करूं तो आयुर्वेद की जो पांडुलिपियां देखी तो उन पांडुलिपियों में जो हमने प्रकाशित की हैं, जो पूज्य स्वामी जी आचार्य जी ने प्रकाशित की है, यदि मैं केवल उनकी बात करूं तो उसमें एक वैद्य कश्मीर का है, एक वैद्य साउथ का है, एक वैद्य बंगाल का है, एक वैद्य गुजरात का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो 1000 साल पहले, 1200 साल पहले, 1400 साल पहले, 900 साल पहले जो हमारी चिकित्सा का जो तंत्र था वो बहुत व्यवस्थित तंत्र था और ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान भी होता था। उस समय ऐसे सेमिनार भी होते थे और उस समय के जो हमारे चिकित्सक थे वो केवल झोला छाप चिकित्सक नहीं थे। उनको शरीर विज्ञान का, द्रव्य गुण का, उनको कैसे दवा के ऊपर रिसर्च की जाए, कैसे नई दवाएं बनाई जाए, दवाई की क्या मात्रा देनी है, वो बहुत पढ़े लिखे वैज्ञानिक थे। निश्चित तौर पर बहुत गंभीरता के साथ जब मैंने पन्ने पलटे तो मैं ये कह सकता हूं आज भी अगर हम बात करें तो आज पुरानी चीजों को हम आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं। रोज मीडिया में जो विदेशों में रिसर्च होती है उसके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर दूसरे समाचार पत्रों में छपता है। अभी आपने देखा होगा कि जिम में जब हम जाते हैं, जो आज का जो यूथ जिम में जाता है तो लगातार हार्ट अटैक हो रहे हैं। देखा आपने? व्यायाम के नाम पर क्या मान लिया है कि व्यायाम के नाम पर हम बार बार एक एक्सरसाइज को करें, बार बार रिपीट करें और अपनी जितनी शक्ति है उससे कई गुना ज्यादा करें। इसी को जिम माना जाता है कि आप 1 सेट लगा सकते हैं तो कोशिश करके 2 सेट लगाइए, फिर 3 सेट लगाइए और उससे हार्ट अटैक हो रहे हैं। अब मैं आपको याद दिलवाता हूं, आपने जो बीएमएस में पढ़ा, महर्षि चरक ने जो व्यायाम की परिभाषा दी, उस परिभाषा का यदि कोई पालन करे तो हार्ट अटैक हो सकता है क्या? जिम जाने के बाद किसी व्यक्ति की बीमारी दूर नहीं हो सकती। कार्डियो करने से उनको जो लाभ मिलेंगे, वजन थोड़ा कम हो गया, थोड़ा हार्ट ठीक हो गया, थोड़ा बीपी ठीक हो गया, उतना लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको नुकसान होगा जिम करने से। होगा कि नहीं होगा? तो उस समय महर्षि चरक ने कहा कि व्यायाम का मतलब क्या है कि जब सांस फूल जाए, धड़कन तेज हो जाए, जब बगल से, माथे से पसीना आना शुरू हो जाए और आपकी जितनी शक्ति है उससे आधा करो। फिर उन्होंने आगे बात लिख दी कि किसको व्यायाम नहीं करना, जिसको खांसी है उसको व्यायाम नहीं करना, जिसने बहुत बोला है उसने को व्यायाम नहीं करना, जिसने लंघन किया है उसको व्यायाम नहीं करना। तो ये जो चीजें हैं ये आपको देखने में बड़ी छोटी लगती होंगी, लेकिन इसमें एक एक चीज के ऊपर कि खांसी वाले को व्यायाम क्यों नहीं करना,
उपवास वाले को व्यायाम क्यों नहीं करना, कमजोर व्यक्ति को व्यायाम क्यों नहीं करना, अगर अति व्यायाम करेंगे तो क्या हानि होगी, इसके ऊपर यदि कोई कैम्ब्रिज हार्वर्ड रिसर्च करे तो एक एक महर्षि चरक के शब्द के ऊपर एक एक रिसर्च करने की, एक एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करने की आवश्यकता है या नहीं। तो आप देखिए उस समय उनकी कितनी समझ रही होगी। आप किसी भी एक विषय को ले सकते हैं, पानी पीने को ले सकते हैं, खाने को ले सकते हैं, सोने को ले सकते हैं, जागने को ले सकते हैं, दिनचर्या को ले सकते हैं, पंचकर्म षटकर्म के ऊपर ले सकते हैं, औषधियों को ले सकते हैं, औषधियों की मात्रा को ले सकते हैं। अभी जैसे एक षड्यंत्र चला, गिलोय के खिलाफ एक षड्यंत्र चला ना, कि लीवर के 3 डॉक्टरों ने जब कोरोना काल में गिलोय का लाभ मिला तो गिलोय के ऊपर यह आरोप लगा दिया कि हमारे पास 6 मरीज आए, उन मरीजों ने कहा कि हमने गिलोय का काढ़ा पिया और उस गिलोय का काढ़ा पीने से इनका लीवर फेल हो गया। और उठा के ये रिसर्च उन्होंने कहां पर पब्लिश की, जर्मनी के एक रिसर्च पेपर में, जो लीवर का रिसर्च पेपर है उसमें पब्लिश करवा दी। वहां पर पब्लिश होते ही यहाँ के जितने समाचार पत्र हैं, सबसे पहले तो अंग्रेजी के समाचार पत्र, ये टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर जितने अंग्रेजी के समाचार पत्र हैं, ये भारत में छपते तो हैं लेकिन ये भारतीय नहीं है, इनकी मानसिकता भारतीय नहीं है। इन्होंने छापा, इनकी देखा देखी हिंदी वाले समाचार पत्रों ने छापा, इनकी देखा देखी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बयान आ गया कि काढ़ा पीना तो बहुत नुकसानदायक है। अब ये जो अटैक है ये गिलोय पर नहीं था, आप समझिए। आयुर्वेद की जो लड़ाई है ना बाहर, वो पब्लिक में लड़ाई लड़ने का काम पूज्य स्वामी जी कर रहे हैं, और पूज्य स्वामी जी महाराज के सेनापति, उनके नेतृत्व में हम जैसे लोग वो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये रिपोर्ट छापी, अखबार में आई, टीवी के ऊपर आनी शुरू हुई, तो सामान्य एक जो आधुनिक पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो इससे भ्रम में आएगा कि नहीं आएगा। मेरे घर में मैं गिलोय पीऊंगा तो मेरी पत्नी कहेगी, जिसने वो खबर देखी हो कि आप ये गिलोय का काढ़ा पी रहे हो, कहीं से लीवर फेल हो गया, तो कहेगी कि नहीं कहेगी। मैं गिलोय का काढ़ा पीना बंद कर दूंगा, गिलोय हमारे आयुर्वेद से निकल जाएगी, हमने गिलोय का काढ़ा पीना बंद कर दिया। कहीं कोई एक सरकार, एक कोई हेल्थ ऑफिसर, एक कोई व्यक्ति, कोई जज ऐसा हो जिसको आयुर्वेद को बदनाम करना हो, उसको आधार मिल गया, 4 लोगों का लीवर फेल हुआ किसी टॉक्सिक दवा के खाने से, किसी एंटीबायोटिक के खाने से, और उसने आरोप लगा दिया कि आयुर्वेद के कारण इनका लीवर फेल हुआ, और यही आरोप उन्होंने मान लीजिए विधानसभा में उठा दिया। विधानसभा ने कहा कि लोगों की जान बचानी महत्वपूर्ण है, इसलिए गिलोय से बना हुआ कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेचा नहीं जाएगा। मान लीजिए ऐसा हो गया, हो सकता है ना, पॉसिबल है कि नहीं है। गिलोय क्योंकि नुकसान करते हैं इसलिए गिलोय का कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेचा नहीं जाएगा। डॉक्टर गिलोय को लिखेंगे नहीं। गिलोय को अगर एक बदनाम कर दिया तो पूरा आयुर्वेद माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। गिलोय को आयुर्वेद से निकाल दें, और गिलोय जैसी एक जड़ी बूटी को टारगेट करके पहले 1 को निकाला, फिर 5 को निकाला, फिर 10 को निकाला, ऐसे आयुर्वेद खत्म हो जाएगा कि नहीं होगा। अब पतंजलि योगपीठ ने क्या किया, शायद आपको जानकारी नहीं हो। पतंजलि योगपीठ ने अपने साइंटिस्ट की टीम लगाई, पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने। उन्होंने गिलोय की निर्धारित मात्रा से 10 से 20 गुना ज्यादा मात्रा चूहों के ऊपर ट्रायल करके उनको खिलाई, और गिलोय के बारे में सारे रेफरेंसेस निकाले, और निकालकर उसी रिसर्च जर्नल को लिखा कि आपने ये जो प्रकाशित किया है कि गिलोय से लीवर फेल होता है, ये बिल्कुल झूठ है और गलत है। तो आप सही हमारी जो रिसर्च है इसको प्रकाशित कीजिए। पहले उसने मना किया, जब उसको कहा कि आप यदि प्रकाशित नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, तो उसी रिसर्च जर्नल में पतंजलि की वो ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिसमें गिलोय के लाभ के बारे में और जो पहली मिसलीडिंग रिपोर्ट थी उसके बारे में प्रामाणिकता के आधार पर छापा, वो पब्लिश करवाने का काम आपकी संस्था, आपकी पतंजलि योगपीठ ने किया। अब ये जो केस है ना, ये बड़ा छोटा सा केस है, लेकिन ऐसे ही अगर 2 या 4 केस हो जाएं तो आयुर्वेद बदनाम हो जाएगा कि नहीं होगा। अच्छा, आयुर्वेद की लड़ाई कौन लड़ेगा? आयुर्वेद की लड़ाई कोई बीएमएस डॉक्टर नहीं लड़ सकता। आयुर्वेद की एडवोकेसी करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। देखिए, एलोपैथी की जब एक दवा बनती है तो एलोपैथी की एक दवा पर रिसर्च करने में, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करने में, उसकी एक दवा को पैक करने में 700 से लेकर 7000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब गिलोय से लीवर ठीक होता है, ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं बताने वाली। क्यों? क्योंकि गिलोय से, तुलसी से, अश्वगंधा से, नीम से, हल्दी से कोई दवा नहीं बनेगी।
आप कहेंगे गिलोय से लीवर ठीक होता है, या हल्दी से लीवर ठीक होता है, या तुलसी से लीवर ठीक होता है, या तुलसी से किडनी ठीक होती है, तुलसी से दमा अस्थमा ठीक होता है। तो तुलसी तो घर के आंगन में है ना, तुलसी को पैक नहीं कर सकते। पैक नहीं कर सकते तो वो बाजार नहीं है, और जिसका बाजार नहीं है, जिससे मुनाफा नहीं कमाया जा सकता, उसके लिए कोई एडवोकेट नहीं है, उसके लिए कोई कोर्ट नहीं है, उसके लिए कोई जज नहीं है, उसके लिए कोई सरकार नहीं है। तो इसलिए जो आयुर्वेद की लड़ाई है, अब आयुर्वेद की जितनी जड़ी बूटियां हैं उसके ऊपर रिसर्च कौन करेगा? कोई नया एक केमिकल, एक साल्ट, कोई एक नया हार्मोन्स, या कोई चीज, कोई दवा के नाम पर पैक करने लायक कोई खोज की जाती है, तो उसके ऊपर कोई फार्मा कंपनी, जॉनसन एंड जॉनसन से लेकर फाइजर से लेकर किसी भी फार्मा कंपनी का मैं नाम लूं, वो जब उसको पेटेंट करवाती है तो 700 करोड़ रुपए जब वो खर्च करती है, तो उसके मन में एक ही टारगेट होता है ना कि मैं इसको पेटेंट करवाऊंगा, मैं 20 साल तक इसका पेटेंट रखूंगा, तो मैं 700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 7 लाख करोड़ रुपए की कमाई कर पाऊंगा। यही उद्देश्य होता है। क्या किसी फार्मा कंपनी का यह उद्देश्य है कि मुझे लोगों को ठीक करना है क्या? किसी भी फार्मा कंपनी का हो तो बता दीजिए आप। फार्मा कंपनी किस लिए काम कर रही है? फार्मा कंपनी अपना मुनाफा कमाने के लिए काम कर रही है। फार्मा कंपनी का बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं है कि बीमारी ठीक हो, उनका उद्देश्य नहीं है कि बीमार ठीक हो। वो ये चाहती है कि बीमारी भी रहे और बीमार भी रहे, बीमारी भी लंबी चले, बीमार भी लंबा जिए, ताकि वो लगातार दवाइयां बेच सके। तो आयुर्वेद की लड़ाई आपको और हमें मिलकर लड़नी है। आयुर्वेद के बारे में, गिलोय के बारे में, तुलसी के बारे में, अश्वगंधा के बारे में, हल्दी के बारे में, नीम के बारे में कोई मल्टीनेशनल कंपनी रिसर्च करके ये नहीं बताएगी कि आप पैरासीटामोल की जगह, डोलो की जगह आप ये काढ़ा पी लीजिए, इस काढ़े से आपका जो बुखार उतरेगा वो पैरासीटामोल से अच्छा होगा, ये नहीं बताएगी। क्यों? क्योंकि वो तुलसी का नाम लेगी तो तुलसी तो आपके घर के आंगन में है ना, आप पैक की हुई क्यों खरीदेंगे? आपके पास तो ताजा उपलब्ध है। तो आयुर्वेद की एडवोकेसी ना सरकारें करेंगी। देखिए, सारी सरकारें, उसमें इस देश की हों या दुनिया के 200 देशों में से किसी भी देश की सरकारें हों, ये जो फार्मा कंपनियां हैं ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं। हर सरकार इनकी जेब में रहती है। बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं मैं। हिंदुस्तान में कितना बजट है? एक साल का बजट हिंदुस्तान का लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का है। हेल्थ का बजट कितना है? लगभग 98,000 करोड़ का बजट है। 1 लाख करोड़ का आप मान लीजिए। पूरी हेल्थ मिनिस्ट्री का बजट 1 लाख करोड़ का हम मान लीजिए किसी देश का। तो उस देश में किसी हेल्थ मिनिस्टर को प्रभावित करना है, नीतियां अपने हिसाब से बनानी है, तो कुछ 100 करोड़ रुपए खर्च करके ये हो जाएगा कि नहीं होगा? हो सकता है कि नहीं हो सकता? जिस देश में हेल्थ का बजट 1 लाख करोड़ हो, उसमें कोई एक फार्मा कंपनी अगर 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर दे, 2,000 करोड़ रुपए खर्च कर दे, 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दे, तो वो अपने मन मुताबिक नीतियां बनवा सकते हैं कि नहीं बनवा सकते? कई बार हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया को चलाने वाले WHO है, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी है, FDA है, या भारत के अंदर अलग अलग नियामक जो एजेंसीज बनाई हुई हैं, वो सब लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। तो मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं कि ये सारी एजेंसीज भी फार्मा कंपनियों के पैसे से चलती हैं, और ये वो कोई काम नहीं करने वाली जिससे लोगों का लाभ हो। ये जो नियम बनाएंगी, जो कायदे कानून बनाएंगी, जो इनकी रिपोर्ट आएगी, वो सब वही रिपोर्ट आएगी जो फार्मा कंपनी को मजबूत करने वाली हो। कई घंटे की मैंने वैदिक चैनल के लिए इसके ऊपर रिकॉर्डिंग की है। आपको सुनना हो तो जरूर सुनिएगा कि हार्ट फेल किन किन बीमारियों से होता है, इसका पूरा डाटा निकाला है। लीवर के ऊपर जब बात आई कि गिलोय से लीवर फेल हुआ, तो एलोपैथी वालों को प्रामाणिकता के साथ यह कहा कि लीवर से फेल नहीं हो, लीवर गिलोय से फेल नहीं होता, लीवर आपकी एलोपैथी की दवाओं से फेल होता है। किडनी फेल करने का जिम्मेदार आयुर्वेद को बना दिया गया कि भस्मों के कारण किडनी फेल होती है। भस्मों के कारण किडनी फेल होना वो तो हो सकता है कोई एकाध चिकित्सक ने, वैद्य ने, जो वैद्य के नाम पर कलंक है, उसने कोई गलती की हो, कोई हैवी मेटल्स दे दिए हों, लेकिन किडनी फेल करने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदार दवाएं हैं वो तो एलोपैथी की दवाएं हैं, और ये बात जन जन को बतानी है। और मैं बहुत गंभीरता के साथ आपके सामने एक बात कहता हूं कि 20-30 सालों बाद ऐसा समय आएगा जब लोग एलोपैथी से बचकर आयुर्वेद की शरण में आएंगे। आप इस बात को लिख लीजिए, प्रामाणिकता के साथ मैं ये बात कहता हूं। WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर टेड्रोस, जब कोरोना खूब फैला और लोग जब डर रहे थे, उनको ये लग रहा था कि लाखों की संख्या में लोग मरेंगे,
तो टेड्रोस का बयान आया, मैंने बहुत गंभीरता से अप्रैल 2020 की बात है उसको सुना। उन्होंने कहा कि ये जो कोरोना का खतरा है ये तो छोटा खतरा है। उन्होंने कहा कि अभी जो मानवता के सामने बड़ा खतरा है वो बड़ा खतरा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 सालों बाद जो लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से मरने वाले हैं वो इस कोरोना से भी 20 गुना ज्यादा मरने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर जिस दिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अभी भी बढ़ा हुआ है, अभी भी एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही, आप सबको जानकारी होगी, आप इस फील्ड से हैं। मैं शेयर करना चाहता हूं कि 1980 के बाद, और मैं इसको और रिफाइन करूं तो 2002 के बाद कोई भी नई एंटीबायोटिक नहीं आई है। फार्मा कंपनियों का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम एंटीबायोटिक बनाएं। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक बनाएंगे, एंटीबायोटिक व्यक्ति खाता है 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। एंटीबायोटिक के ऊपर खोज करना कोई प्रॉफिट का काम नहीं है। तो वो खोज किसके ऊपर करते हैं कि जो बीमारियां लंबी चलती है ना, डायबिटीज के ऊपर, थायराइड के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, पेन मैनेजमेंट के ऊपर, इसके ऊपर खोज करने में लगी हुई है कि इसके बीमार के एक मरीज को पकड़ो, वो हर महीने आपको 4,000, 5,000, 10,000 रुपए देगा, हर साल आपको 1 से 2 लाख रुपए का रिटर्न देगा, और जब तक वो जिएगा तब तक आपका परमानेंट ग्राहक रहेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। एंटीबायोटिक किसी ने खा ली तो 7 दिन के कोर्स के बाद तो ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ना, रोकना पड़ेगा ना। 10 दिन खिला दोगे, 15 दिन खिला दोगे, इससे ज्यादा तो एंटीबायोटिक खा नहीं सकता। तो एंटीबायोटिक की नई की खोज हो नहीं रही, और पुरानी जितनी भी एंटीबायोटिक है उनका प्रभाव खत्म हो रहा है। और जिस दिन ये एंटीबायोटिक का प्रभाव खत्म हो गया या ये रेजिस्टेंस बढ़ गया तो लोगों को लौटकर आयुर्वेद की शरण में आना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो हमारा विषय था वो आयुष्मान भारत में डिजिटल मिशन के बारे में था। अभी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी नीयत और उनका नेतृत्व बहुत अच्छा है। अभी देश में, अभी जो पूरी दुनिया में 1 नंबर बन गया है, उसकी जो आबादी है 140 करोड़ के लगभग, उस 140 करोड़ लोगों में से 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जो कोई सरकारी नौकरी नहीं करते, जो खेती किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, या जो गैर संगठित क्षेत्र में जो कोई मेहनत मजदूरी करने का काम करते हैं। तो उनकी आय की हम बात करें तो 1 महीने की 2-3 हजार की भी उनकी आमदनी नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र के लोग जब बीमार होते हैं तो बीमार होने के बाद वो किसी हॉस्पिटल में नहीं जा पाते, किसी डॉक्टर से इलाज नहीं करवा पाते, तो उनके लिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत के नाम से योजना शुरू की कि जो गरीब व्यक्ति हैं उन गरीब व्यक्तियों को एक कार्ड दे दिया जाएगा, और लगभग 30,000 हॉस्पिटल्स को उन्होंने रजिस्टर्ड किया, बीमारियों को स्पेसिफाई किया, बीमारियों के रेट तय किए, और लोगों को कहा कि जो गरीब व्यक्ति है वहां वो हॉस्पिटल में जाएगा तो हॉस्पिटल में जाकर उसको फ्री में इलाज मिल जाएगा। ऐसी आयुष्मान भारत की योजना पूरे देश में चल रही है, आप सबको भी जानकारी होगी, आपने जरूर सुना होगा। मैं अभी उस विषय में नहीं जा रहा कि इन योजनाओं से क्या भारत को या किसी भी देश को स्वास्थ्य मिल सकता है क्या। निश्चित तौर पर यदि मैं केवल इस विषय की बात करूं कि इन योजनाओं से या सरकार के पैसा खर्च करने से कि कोई देश, कोई समाज, कोई सभ्यता, कोई संस्कृति स्वस्थ हो सकती है, तो इसका उत्तर ना है। कभी भी किसी योजना के भरोसे, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के भरोसे कोई समाज, कोई संस्कृति, कोई देश, कोई सभ्यता स्वस्थ नहीं हो सकती। मैं भी डॉक्टर साहब के पास बैठे हुए थे, हमने बात की, चर्चा कर रहे थे, तो ये बात चली कि हम इतने पढ़े लिखे हो गए, हमने बहुत सी खोज कर ली, हमें आहार के बारे में ज्यादा पता है, पोषण के बारे में ज्यादा पता है, बीमारियों के बारे में ज्यादा पता है, रोगों के बारे में ज्यादा पता है, पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई हमारी, हम सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज भी हम सुखी किसको माने, सफल किसको माने, ज्ञानवान किसको माने। डिग्री की बात छोड़ दीजिए, ज्ञान की बात करें, बौद्धिकता की बात करें, तो हम ज्यादा ज्ञानवान, सुखी, समझदार हैं या गांव का वो व्यक्ति, हमारी दादी नानी जो 100 साल की हो गई और 100 साल की होते हुए उसने कभी कोई टेबलेट नहीं खाई, कभी उसने ब्लड टेस्ट नहीं करवाया, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा, कभी उसको बीपी नहीं हुआ, कभी उसको डायबिटीज नहीं हुआ, कभी उसके दांत नहीं गिरे, तो वो ज्यादा सुखी और ज्ञानवान है या हम ज्यादा हैं। तो निश्चित तौर पर उनका जो ज्ञान था, उनकी जो जीवन शैली थी वो ज्यादा अच्छी थी। हमने जानकारियां तो बहुत इकट्ठी कर ली, लेकिन उन जानकारियों में जो सही ज्ञान की बात है वो हमारे पास नहीं है। तो मोदी जी ने आयुष्मान भारत की योजना शुरू की। आयुष्मान भारत की योजना शुरू करने के बाद ये महसूस हुआ कि भारत के अंदर तो कोई भी व्यक्ति जाकर कहीं से एंटीबायोटिक ले लेता है, हर व्यक्ति के पास हेल्थ का अपना कोई रिकॉर्ड नहीं है, हर व्यक्ति हेल्थ को ट्रैक नहीं कर सकता, और भारत में
30-40% आबादी ऐसी है जो हिमाचल के किसी गांव में रहती है, जम्मू कश्मीर के किसी गांव में रहती है, जो नागालैंड के, मणिपुर के, मेघालय के, मिजोरम के, अरुणाचल प्रदेश के, अंडमान के कहीं जंगलों में रहती है, जहां पर कोई डॉक्टर जाना पसंद नहीं करता। एमबीबीएस डॉक्टर को कहो कि आप गांव में चले जाओ तो वो जाना नहीं चाहता, और गांव में भी आप कहो कि हिमाचल चले जाओ, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चले जाओ, लेह लद्दाख में चले जाओ, तो वहां पर डॉक्टर जाते नहीं है। तो ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को कंसल्टेशन नहीं मिलती। लोग कैसे अपनी रिपोर्टिंग करें, रिपोर्ट लेने के बाद कैसे डॉक्टर को दिखाएं, कैसे डॉक्टर को ढूंढें, किस प्रकार से डॉक्टर के पास यदि नहीं जा सकते तो ऑनलाइन परामर्श कैसे करें, ऑनलाइन अपना उपचार कैसे करें। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सारे हॉस्पिटल्स को, सारे क्लिनिक को, सारे डॉक्टरों को, सारी नर्सों को, सारी फार्मा कंपनियों को, सारे केमिस्ट को, इन सबको, सारी लैब को, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मोदी जी ने एक सपना देखा कि जैसे विदेशों में, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूके, यूएसए की, यूरोपियन किसी और देश की बात करें, तो वहां पर हर नागरिक का एक हेल्थ कार्ड बना हुआ होता है। और वहां पर मैंने यूके में रहने वाले हमारे एक आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, पतंजलि से जुड़े हुए हैं, जब मेरा वहां लंदन जाना हुआ पूज्य स्वामी जी के शिविर में, तो उनसे मैंने पूछा कि अपने यहाँ तो कोई भी केमिस्ट से जाकर दवा खरीद लेता है, आपके यहाँ भी ऐसा है क्या? उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जाकर यहाँ कोई एंटीबायोटिक या कोई दवा खरीद नहीं सकता। सामान्य दवा ले सकता है, बहुत सामान्य दवा जो अप्रूव्ड है ओटीसी में, इसके अलावा नहीं ले सकता। तो आपको अगर एंटीबायोटिक चाहिए तो डॉक्टर से लिखवानी पड़ेगी, और जब आप दवा खरीदेंगे तो आपके हेल्थ कार्ड में वो दवा रजिस्टर्ड की जाएगी कि आपने कब कौन सी एंटीबायोटिक या पेन किलर खाई। तो मोदी जी विदेश में जाते रहते हैं, तो उनका भी सपना था कि हर नागरिक का एक हेल्थ रिकॉर्ड हो, एक हेल्थ कार्ड हो, और इन सारी सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जा सके। तो इन सब के लिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की स्थापना की है। इस डिजिटल मिशन के माध्यम से मोदी जी का एक सपना है कि अपने देश में 130 करोड़ लोगों के पास आधार नंबर है, अपने देश में 118 करोड़ मोबाइल काम करते हैं, अपने देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, 43 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके जन धन के अकाउंट्स खुले हुए हैं। तो मोदी जी ये चाहते हैं कि हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत हर व्यक्ति को एक हेल्थ कार्ड इशू करें। उस हेल्थ कार्ड में उस व्यक्ति के रोग की सारी हिस्ट्री रहेगी। वो जब लैब में कोई टेस्ट करवाएगा तो लैब की रिपोर्टिंग उसके हेल्थ कार्ड से सिंक हो जाएगी। उसको किसी डॉक्टर को ढूंढना है, कोई दवा को ढूंढना है, लैब को ढूंढना है, ऑनलाइन कोई बुकिंग करवानी है, तो इन सारी चीजों को एक प्लेटफॉर्म पर ला सके, इसके लिए उन्होंने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की स्थापना की है। उस सोच के साथ पिछले साल सितंबर महीने में 2021 में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। पहले चरण में यह रखा गया कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें हम इसको शुरुआत करेंगे, सेकंड फेज में हम अलग अलग राज्यों में इसकी शुरुआत करेंगे, और तीसरे फेज में हम पूरे देश में इसकी हम शुरुआत करेंगे। तो इस उद्देश्य के साथ उन्होंने इसकी शुरुआत की। आपने कोरोना काल में देखा होगा कि माननीय मोदी जी ने आरोग्य सेतु नाम की एक ऐप लॉन्च की थी। उस आरोग्य सेतु ऐप में जो लोकेशन बेस्ड थी, जैसे चीन ने भी अपने यहाँ महामारी को, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए ऐप बनाई थी, तो उस ऐप में ये पता लग जाता था लोकेशन से कि यदि कोई व्यक्ति जिसका नंबर लिंक है और जिसने कोरोना टेस्टिंग करवाई है और यदि वो कोरोना का संक्रमित है और हम उस ऐप को लॉगिन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर में कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं। तो ऐसे लोगों की जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप भारत में लॉन्च की गई। अब क्योंकि भारत में 100% इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका लाभ हुआ, उससे लोगों को जानकारी मिली, उससे लोगों को कंसल्टेशन भी मिली, उससे लोगों का ज्ञान बढ़ा। फिर जब वैक्सीनेशन किया गया तो आप सबने देखा होगा कि आधार कार्ड से लिंक करके वैक्सीनेशन किया गया। जब हम एयरपोर्ट पर उतरते थे या कहीं और जाते थे तो हमारे आधार कार्ड के नंबर के आधार पर वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड चेक करना, कितनी बार किसी को कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में एक बड़ी हेल्प मिली। और ये भी गर्व की बात कह सकते हैं, मैं वैक्सीन के बारे में तो टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं कहूं कि 90 करोड़ लोगों ने वैक्सीन भारत में लगवाई और वैक्सीन का ऑनलाइन डाटा सरकार के पास है। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास 90 करोड़ की आबादी हो, एक चाइना को छोड़ के। और चाइना के बाद यदि हम ऑनलाइन रिकॉर्ड की बात करें तो वो भारत के पास इतना बड़ा डाटाबेस था।